हेलो हेलो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग की दुनिया में वापसी की जा रही है। मुझे लग रहा है पिछला ब्लॉग हमने जमशेदपुर में डाला था और तब से अब डालने जा रहे हैं ब्लॉग। तो आज आपको बता दें, आज का जो सफ़र है वो है अमेठी से लेके गोंडा तक। गोंडा में एक नया स्कूल खुला है जिसका नाम है अटल आवासीय विद्यालय, जिसमें हमारे पिताजी की हुई है पोस्टिंग, एक हिसाब से मानिए। और बस यहीं से वहाँ तक का सफ़र तय करना है। आज आपको दिखा दें हम किस कार से जा रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। तो उत्तर प्रदेश की भौकाली लोगों की भौकाली गाड़ी और ऑफ रोडिंग की राजा बोलेरो राजा इसी के साथ सफ़र चालू हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं गोंडा की ओर। गाड़ी में बैठ चुके हैं। माता जी को प्रणाम करते हुए हम अपने सफ़र की ओर निकल चुके थे। रास्ते में हमने प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद उठाया और करीब 2 घंटों के बाद हम अयोध्या पहुंच चुके थे, जहां पर हमारा स्वागत एक जाम ने किया जो कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक लगा रहा। हमने भी जाम को जय श्री राम बोला और आगे के सफ़र की ओर निकल गए। अयोध्या नगरी में प्रवेश करते ही यहाँ की सुंदरता ने तो हमारा मन ही मोह लिया था। यहाँ के सुंदर सुंदर मंदिर अपनी संस्कृति को बयां करते थे। मंदिर की कलाकृतियों को देख ऐसा लग रहा था कि मानो प्रभु श्री राम जी का अमर इतिहास वो दर्शन करने आए हुए लोगों को बता रही हूँ। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमें माता सरयू जी के दर्शन प्राप्त हुए, जिन्हें हमने प्रणाम किया और आगे के सफ़र की ओर बढ़ते चले गए। और लंबे सफ़र को तय करने के बाद हम अटल आवासीय विद्यालय पहुंच चुके थे। विद्यालय में जैसे ही हमने प्रवेश किया, मुझे लगा कि मानो हम विद्या के सबसे बड़े मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। विद्यालय की सुंदरता, विद्यालय की भव्यता देखते ही बनती थी और मेरा पहला रिएक्शन था वो यही था कि भाई साहब क्या बना दिया है, क्या सुंदर है। सबसे गजब की बात मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए वीडियो में। जरा सुंदरता देखिए, जो काम इसमें हुआ है गजब। ये सारे रेसिडेंस हैं, यहाँ पे टीचर्स का रुकने का है और शायद इसी में कहीं बच्चों के भी हॉस्टल्स बने हुए हैं। और ये देखिए सामने हमारा विद्यालय है, पर देखिए क्या खूबसूरती से इसे बनाया गया है। यहाँ पे जो बच्चे शिक्षा लेंगे, जो टीचर्स पढ़ाएंगे, दोनों ही लोग शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही आगे जाएंगे। बहुत ही सुंदर कार्य। विद्यालय परिसर की खूबसूरती से कुछ हद तक तो हम वाकिफ़ हो चुके थे, परंतु टीचर्स एनक्लेव की खूबसूरती ने तो मानो सोने पे सुहागा वाली बात को सच ही साबित कर दिया हो। टीचर्स एनक्लेव की खूबसूरती ने यह बात तो पक्की कर दी थी कि इस विद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह बात ज़रूर मालूम है कि जहाँ पर गुरुओं का आदर होता है वहीं पर विद्या का वास होता है। अब तक टीचर्स एनक्लेव तो हम घूम चुके थे, पर कहीं ना कहीं मेरा मन विद्यालय को करीब से देखने का कर रहा था, तो हमने समय व्यर्थ नहीं किया और हम विद्यालय के पास पहुंच गए। तो दोस्तों, ये विद्यालय है। पिताजी, आपको विद्यालय कैसा लगा? मुझे यहाँ अटल आवासीय विद्यालय में पहुंचकर बड़ी खुशी हो रही है जी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह से ये जो बिल्डिंग है इसकी भव्यता कितनी है, कितना सुंदर है ये, इसका परिदृश्य कितना अच्छा है। चारों तरफ हरियाली है, बीच में इतना बड़ा ग्राउंड है। और ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए और निसहाय बच्चों के लिए जो उनकी अपना एक अलग दृष्टिकोण है, उसको ये सिद्ध करता है कि कितनी ऊंची सोच है उनकी और कितने बड़े कदम उठा करके उन्होंने इस विद्यालय को आम जनता के लिए समर्पित किया है। धन्य हैं हम जो इस धरती पर आज यहाँ खड़े हैं और इस वर्ष हमें इस विद्यालय में काम करने का सौभाग्य मिला है। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, इससे बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। वो बच्चे जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा का अध्ययन किया है, जब वो इस विद्यालय में पहुंचेंगे
और निश्चित रूप से जो भी उनको पठन पाठन की सामग्री है, जो ड्रेसेस हैं, जो बैग्स हैं और जो भी यहाँ उच्च गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा यहाँ उनको दी जाएगी। बहुत ही सुंदर लेबोरेटरीज बनी है, बहुत ही सुंदर परिसर है इसका। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता है। बच्चे यहाँ आकर के निश्चित तौर पर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। नहीं, ये बात तो तय है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, मैं आपको अभी क्लोज से दिखाता हूँ स्कूल का व्यू। विद्यालय आप देखिए, कुछ दिनों बाद हमारा राष्ट्र ध्वज यहीं पर फहराया जाएगा और ये विद्यालय जो अपने में ही एक महान विद्यालय बनने जा रहा है, उसकी भव्यता हमारे राष्ट्र ध्वज के साथ और भी बढ़ जाएगी। चलिए अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अब पिताजी को तो टीचर्स एनक्लेव में ही रहना था, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ों को हम मार्केट से ख़रीद के वापस टीचर्स एनक्लेव की ओर जा रहे थे। तो सोचा कि आपको वीडियो में विद्यालय परिसर को दूसरी ओर से भी दिखा दिया जाए। पिताजी को ज़रूरत की सारी चीज़ें देकर अब समय आ गया था कि पिताजी से घर जाने के लिए आज्ञा ली जाए। बाय, अब कुछ दिन बाद मिलेंगे। आता हूँ फिर, हैं आराम से, आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्कूल बनाई है, कोई दिक्कत है नहीं, आराम करिए। बाकी फिर कुछ दिनों बाद ठीक है पिताजी, बाय, प्रणाम। पिताजी को प्रणाम करके हम वापस घर की ओर आ गए। हेलो 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 गाइस। तो आज है दूसरा दिन। जिस दिन हम लोग ट्रैवल करके आए थे उस दिन ब्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला। रात हो गई थी, थकान ज़्यादा हो गई थी और अगला दिन भी थोड़ा व्यस्त हो गया था मैं ज़्यादा, तो ब्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। आज आपको मैं बता दूं, एक पूजा होती है घर में जिसे कहा जाता है हलछठ। मैं उसको आपको दिखा दूं। दीदी पूजा पाठ की पूरी तैयारी करते हुए, दीदी तो पूजा पाठ की सारी तैयारियां चल रही हैं। एक्चुअली ये वीडियो जो बनाना मुझे ज़रूरी लगा वो इस वजह से लगा, मैं चाहता तो वो ब्लॉग वहीं एंड कर सकता था, पर हुआ क्या कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा जो अपने भारत का राष्ट्र ध्वज है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है। ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, भारतीय नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए मैं गया। मैंने तुरंत ही जो ध्वज था अपना उसे उठाया और गाड़ी में रखा साफ़ सुथरे तरीके से। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि क्या हमारा जो राष्ट्र प्रेम है, क्या उसे केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित रखना ही ठीक है क्या? मतलब आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है उसे निभाया, उसे देखा और उसके बाद जो आपका झंडा है आपने उसे उठाकर फेंक दिया। ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, आप अपने कर्तव्यों को जानते हैं, तो आपसे मेरी विनती है कि अगर आप ऐसी चीज़ें कहीं देखते हैं या किसी बच्चे को देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो उसे जाइए और उसे समझाइए कि ये गलत तरीका है। आपको आपके राष्ट्र ध्वज के प्रति प्रेम होना चाहिए। इस ध्वज को फहराने के लिए कितने लोग शहीद हुए थे और हमारी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए कितने जवान जो हैं वो रोज़ शहीद होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके देश के प्रति और अपने राष्ट्रध्वज के प्रति। तो अगर आप ऐसा कहीं देखते हैं तो रिस्पेक्ट रखिए, उसे उठाइए और अपने घर लेके आइए। मैं अभी तक इस 15 अगस्त के बाद से करीब 2 झंडे तो मैं इकट्ठे कर चुका हूँ। तो आप सोचिए कि आए दिन कितने लोग ऐसे फेंक देते हैं। ये गलत तरीका है। मेरे आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस चीज़ को सुधारिए अपने में। अगर हो सकता है कि सारे लोग ना करते हों, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें ऐसा करने से रोकिए। अगर आप कहीं देखते हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस झंडे को उठाइए और घर लेके आइए और अच्छे से उसको रखिए। ये नहीं कि आप कहीं रख दे रहे हैं, नहीं, अच्छे से रखिए, उसको सही जगह रखिए ताकि उसके ऊपर धूल मिट्टी या जो भी चीज़ें हैं कुछ ना पड़े। अपने कर्तव्य का पालन करिए और कोशिश करिए कि लोग जागरूक हों इसके प्रति, अपने इस कर्तव्य के प्रति। तो बस अब ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और आगे कहीं टूर पे चलेंगे या कुछ कार्यक्रम में चलेंगे तो एंजॉय करेंगे। तब तक जो हमारी छठ पूजा हो रही है, हल छठ पूजा हो रही है, उसकी कुछ क्लिप्स मैं डाल दूँगा ब्लॉग में, उसे आप देखिएगा, मज़े करिएगा आराम से। चलिए, सभी को राम राम।